इसी साल जनवरी में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। उस फैसले को एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ 19 अप्रैल को इस पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने आरोपी पक्ष से पूछा कि आपकी डिवाइस में पॉर्न कहां से आया। इस पर जवाब उन्हें क्या मिला वो सुनिए। उन्होंने कहा, संभवतः व्हाट्सएप से मिला था। मैंने शायद कभी देखा भी नहीं होगा क्योंकि ये व्हाट्सएप में आया था। फाइल का नाम बदलकर WA कर दिया गया था, जो साबित करता है कि ये व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हुआ था। व्हाट्सएप पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और 2 साल बाद इसके बारे में पता चला। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे काउंटर में लिखा है कि ये खुद ही डाउनलोड हो गया था। इस पर सीजीआई ने अचरज करते हुए पूछा, ऑटो डाउनलोड से आपका क्या मतलब है? इतना ही नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने आईटी अधिनियम प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा, अगर ये आपके इनबॉक्स में आ गया था तो आपको इसे हटाना चाहिए था। इस पर प्रतिवादी ने कहा, लेकिन क्लिप मेरे पास 14 जून 2019 को आई थी, जबकि पॉक्सो की धारा 15 में संशोधन 16 अगस्त 2019 को हुआ था। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर आपकी डिवाइस में पॉर्न आ गया था तो आपने उसे हटाया क्यों नहीं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आईटी एक्ट की धारा 15 में संशोधन के बाद भी अगर आप वीडियो को अपने डिवाइस में देर तक रखते हैं और हटाते नहीं हैं या उसे नष्ट नहीं करते हैं तो ऐसा करके भी आप कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इस तरह से ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा, किसी के द्वारा सिर्फ व्हाट्सएप इनबॉक्स पर पॉर्न रिसीव करना कोई अपराध नहीं है। सीजीआई ने कहा, बच्चे को पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल अपराध हो सकता है। उन्होंने कहा, हमें केवल इस बात पर विचार करना है। कहते हैं कि ये अनैच्छिक था, यानी कि अपनी इच्छा से नहीं किया था। फाइल को बदलाव भी नहीं किया गया था, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई थी। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, लेकिन मिलॉर्ड, उसने इसे 2 साल तक देखा है। ये नेटमेक की रिपोर्ट है। इसके बाद सीजीआई ने सरकार से सोमवार तक इस मामले में लिखित जवाब मांगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने कहा है, बहस पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये मामला अब आप समझ चुके होंगे कि एक बच्चे का फोन पर पोर्नोग्राफी देखने को लेकर था, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में पहुंचा और वहां पर जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल जवाब किए और जो जवाब सामने से आया, उसे सुनने के बाद ये जरूर लगता है कि सोशल मीडिया कई तरह से खतरनाक साबित हो रहा है। सोशल मीडिया को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ लगातार काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। उन्होंने इसे बढ़ावा भी दिया है, लेकिन गलत इस्तेमाल को लेकर वो खुद इससे परेशान रहे हैं कि किस तरह से लोग उन्हें ट्रोल कर देते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट को डिजिटाइज कर चुके हैं, इसका सही इस्तेमाल बता चुके हैं, लेकिन जहां पर इसका गलत इस्तेमाल है वो मामला इनकी कोर्ट तक पहुंचता है और वो उस पर अपना न्याय सुनाते हैं। समझने की ये बात है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है, जो आपके लिए जरूरी तो है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ आपको नहीं देखना होगा। आपको इसकी सही तरफ को ही देखना होगा और उसी पर काम करना होगा। जैसे ही आप इसकी दूसरी तरफ देखते हैं, ये कानून के उल्लंघन में आ जाता है। इसी तरह से डीवाई चंद्रचूड़ इस पूरे मामले को सुनकर काफी हैरान हो गए। आइए आपको दिखाते हैं डीवाई चंद्रचूड़ कुछ खास वो क्लिपिंग जिसमें वो मामले को सुनकर अपने विचार सामने रख रहे हैं। इस तरह से कई हियरिंग में डीवाई चंद्रचूड़ को आप डिजिटल वीडियोस में देख सकते हैं। The next important area which I want to emphasize is the technological advancements which the Phase 3 document envisages. And this will refer to software development, the use of artificial intelligence,
blockchain, and digital accessibility. We are conscious of the fact that artificial intelligence has the flip side as well. For instance, we would be very difficult and diffident in allowing artificial intelligence to tell us what sentence to hand down following a conviction in a criminal case. Many courts across the world have experimented with it. I don't think that we as judges would ever want to cede our discretion, which we exercise on sound judicial lines, in terms of sentencing policy. But at the same time, artificial intelligence is replete with possibilities. It's now par for the course in a hearing in the Supreme Court to have a record of 10,000 pages, of 15,000 pages. Appeals which come to us from the specialized tribunals, like the APTEL, the Electricity Tribunal, or the Competition Commission, have huge records. How do you expect a judge to digest evidence in a statutory appeal in a record involving 15,000 pages? Artificial intelligence can prepare the entire record for you. Or, for instance, we have been using artificial intelligence for transcription of the proceedings in the Constitution bench of the Supreme Court. Simultaneously with the arguments, we have a screen in the court in which the entire oral argument is transcripted. At the end of the day, the transcript is provided to all the lawyers to clean up any errors which may have taken place. There were very funny errors which sometimes takes place. One of the arguments made by the lawyer for the petitioner was confused with the lawyer for the government of India. It was obviously cleaned up by the end of the day when the lawyers notice it, and then it is put out on the website for public consumption. But transcription is another AI-assisted activity which we are in the process of implementing. As you know, we are now launched into translation of judgments of the Supreme Court. There are about 34,000 judgments, core 34,000 judgments of the Supreme Court since independence. All of these judgments were digitized by providing an eSCR free of charge. And the idea behind this initiative, which I was pursuing since 2016, but I realized that some things can only be achieved when you become Chief Justice, because perhaps people listen to you better. I don't know what the secret to that is. Justice Muralidhar is also an example of that. But what happened is that I thought that we must put out our judgments which should be available free of charge. The private software developers provide great service. But why should it be that a citizen has to pay the kind of charges which are levied by private software developers when our law colleges are not resourced? Our lawyers in the talukas or the district courts are not resourced to pay for the software. In about 2 months after I took charge, we have all the 34,000 judgments now in the form of an eSCR. But we are not stopping at that. What better way, I thought, to provide access to justice to our common citizens than providing our judgments in a language which our citizens understand? And therefore, we are now in the process of using artificial intelligence. IIT Madras, which I believe is going to be making a presentation here, is at the forefront of that activity. But we've also used our retired district judges across high courts to verify the correctness of the translation which is being made before these translated judgments are put out on the internet. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।